अभी मणिपुर के नए डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में बताएं। अपने ऐसे कौन कौन से लोक संत हुए राजस्थान में जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के हमेशा संदेश देते रहे समाज में? चुनाव आयोग चुनाव करवाने के अलावा क्या क्या काम करता है? अभी ये खेजड़ी के एक आंदोलन का आपने चर्चा की, तो ये क्या, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है जो इस समय खेजड़ी का आंदोलन आया? सर मैं कम इन? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए अपने बारे में बताएं। सर मैंने अपनी 10th और 12th श्री आदर्श विद्या निकेतन भिलवाड़ा से करी है। इसके पश्चात मैंने जो अपनी स्नातक है वह विज्ञान विषय में माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय से करी है, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से संबंधित है। और ये आरएस परीक्षा मेरा दूसरा प्रयास है। इसके अलावा मेरे व्यक्तित्व की कुछ विशेषता है, जैसे सर जिज्ञासु प्रवृत्ति का हूँ और अनुकूलता का गुण है मेरे में। अभी क्या चर्चित मुद्दे क्या हैं सर आपका, जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है? जैसे एक तो यूएस और इंडिया का टेरिफ, मतलब टेरिफ बात बन गई और ट्रेड डील चल रही है। इसके अलावा इंडिया और अरब काउंसिल की मीटिंग हो रही है, और एक न्यू स्टार ट्रीटी है जो कि 5 फरवरी को एक्सपायर हो गई थी, जो कि यूएसए और रशिया के बीच में थी, जो कि न्यूक्लियस आर्म के लिमिटेशन लगाती है उनकी संख्या पे। और एक खेजड़ी वाला मुद्दा है सर अभी। पहले तो ये यूएस और रशिया वाली ट्रीटी के बारे में बताएं। सर ये न्यू स्टार ट्रीटी जो कि 2011 में हुई थी ओबामा और व्लादिमीर पुतिन के मध्य, जिसके तहत जो न्यूक्लियस आर्म है इनकी जो संख्या पे लिमिटेशन लगाई गई थी, ताकि जो एक बैलेंस ऑफ टेरर होता है उसको रोका जा सके, और जो न्यूक्लियस आर्म इनकी जो दौड़ है इनको रोका जा सके, ताकि आपस में सहयोग बने और जो ये न्यूक्लियर युद्ध का जो डर लगता है उसको रोका जा सके। तो ये भी 5 फरवरी 2026 को एक्सपायर होगी सर। तो इसमें रशिया क्या चाहता है, यूएस का क्या ऑफर है? सर रशिया द्वारा प्रारंभ में कहा गया था कि वे संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। यूएस द्वारा तर्क दिया जा रहा है जब तक इसमें चाइना को शामिल नहीं किया जा सकता इस संधि का कोई अर्थ नहीं है। वो नई सिरे से चाहता है, वो नई सिरे से चाहता है और वह अन्य देशों को भी शामिल करना चाहता है इस संधि में। यूएस ट्रेड डील है या एग्रीमेंट है या क्या है ये? सर अभी प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो सर एक ट्रेड डील है, जिसके माध्यम से जो टैरिफ था 50%, जिसमें 25% तो मतलब टैरिफ था और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, जो कि रशिया से ऑयल परचेज पे लग रहा था, तो उसको कम करके 18% कर दिया गया है सर अभी। इसमें अमेरिका के लिए क्या गेन है, विन विन, और इंडिया के लिए क्या इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स हैं? सर अभी इस ट्रेड डील की ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, तो इसके बारे में कहना उचित नहीं जितनी होगा। जानकारी है, मार्केट रुझान प्राप्त हुए हैं, उसके बारे में बताओ। तो इसमें जैसे कि मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा कहा गया था कि इंडिया द्वारा यूएसए में $500 बिलियन की खरीदारी की जाएगी, साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला जाएगा, और जो ऑयल बाई है वो वेनेजुला और यूएसए से किया जाएगा। जबकि इंडिया का जो टैरिफ मतलब 50% टैरिफ था वो घट के 18% रह गया है यहाँ पे। तो भारत को एक मार्केट एक्सेस मिला है एक लंबा बड़ा। और हम क्या उनसे टैरिफ लगाएंगे यूएस पे? सर जैसा कि अभी मैं कह रहा हूँ जानकारी बाहर नहीं आई है, ट्रम्प द्वारा कहा गया कि 0% तक लाने की कोशिश की जाएगी। अभी मणिपुर के नए डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में बताएं। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन को रिवोक किया गया है और वहाँ पे बीजेपी समर्थित सरकार बनी है, जिसके सीएम है युमनाम खेमचंद सिंह जी। वहाँ क्यों लगा था राष्ट्रपति शासन? सर वहाँ पे कुकी और मैती समुदाय के मध्य हिंसा हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे अशांति की स्थिति आई थी। तो राष्ट्रपति द्वारा जो संवैधानिक विफलता है उस आधार पर वहाँ पे मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। ट्रिगर क्या था उस समय जो इनमें जो आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ ना दोनों में? मुख्य मुद्दा यहाँ पे उन्हें एसटी सूची में शामिल करने का था, आरक्षण को लेकर विवाद था। मैते समुदाय वहाँ पे जनसंख्या में अधिक है, लेकिन फिर भी और साथ ही वहाँ संसाधन पर उनका अधिकार अधिक है। तो कुकी समुदाय यह कह जा रहा था कि इन्हें आरक्षण ना दिया जाए, एसटी समुदाय में शामिल ना किया जाए, जबकि वहाँ के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एसटी समुदाय में शामिल किया। इसमें अभी ये कैसे, इनमें बैलेंस कैसे करेंगे? अभी भी कन्फ्लिक्ट होगा? जैसे कि पहले तो सरकार स्तर पर किया गया कि जो मुख्यमंत्री है मैते समुदाय से बनाए गए, साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनमें से एक कुके समुदाय की महिला है नेमचा केपगन। पहला तो ये, इसके अलावा शांति समिति बैठक की जा रही, इनके जो भी वहाँ पे समुदाय जो पक्ष है उनके साथ वार्ता की जा रही कि इसमें एक सकारात्मक रुख निकाला जाए। अभी ये खेजड़ी के एक आंदोलन का आपने चर्चा की, तो ये क्या, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है जो इस समय खेजड़ी का आंदोलन आया? जैसे कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे अभी सोलर पार्क या फिर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए जमीन जरूरत है, और इसलिए वहाँ पे खेजड़ी को काटा जा रहा है। एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 4 सालों के अंदर 50 लाख से अधिक खेजड़ी वृक्ष काट दिए गए। तो वहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी और जो समुदाय जैसे विष्णु समुदाय, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो राजस्थान जो पहले ही
रेगिस्तानी स्टेट है और वहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। साथ ही जो उनके विष्णु समुदाय के जो 19 नियम है उनमें से खेजड़ी वृक्ष को पवित्र माना जाता है। साथ ही हमारा 19 है या 29 है? 29, सॉरी माफी चाहूंगा, 29 है। और जो ये हमारा राज्य वृक्ष है, तो इस मुद्दे पर सर। तो ये पहले भी हुए हैं क्या इस तरह के आंदोलन कहीं हमारे जो याद आते हैं तो पर्यावरण के बचाने के संबंध में हुए हैं? ये सर राजस्थान में इससे पूर्व हुआ था, खेजली घटना हुई थी जो 11 सितंबर 1893, माफी चाहूंगा, 11 सितंबर को हुई थी। इसमें जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह थे उनके द्वारा महल बनाया जा रहा, इसलिए लकड़ी की आवश्यकता थी और खेजड़ी काटी जा रही थी। तब अमृता देवी विश्नोई की मतलब नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था ताकि खेजड़ी को काटा ना जा सके। और इसके अलावा सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में चिपको आंदोलन हुआ था, वो भी पर्यावरण के रिलेटेड था, टिहरी बांध के निर्माण के संबंध में। कौन थे उनके, चेहरा कौन था? टिहरी बांध तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड का ही है, माफी हिमाचल चाहूंगा, इस बारे नहीं, में उत्तराखंड का ही है। जो आप आंदोलन बता रहे हो उत्तराखंड का ही है एक्चुअली। Yes, अभी मेरे को याद नहीं सर इस बारे में उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे सर। अभी पोल्यूशन का बहुत इशू चल रहा है, प्रदूषण को लेकर के क्या है इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं और किस किस प्रकार का है पोल्यूशन? सर पिछले 10 वर्षों में देखा गया है कि जैसे अगर राजधानी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो कि आम जनमानस के लिए खतरनाक है। AQI का लेवल भी बहुत ज़्यादा है सर। इसमें जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, एक तो वहाँ पे जो आसपास की इंडस्ट्री हो गया, पराली जलाना हो गया, या फिर जो वहाँ पे जो वाहन निकलते हैं उनके द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है। और ये हमारी देश की छवि के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि किसी देश की राजधानी का ये जो अपने व्हीकल चलते हैं जिसमें पेट्रोलियम वगैरह जलता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पार्टिकल होते हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं? सर जैसे इसमें से एक तो कण निकलते हैं जैसे PM 2.5 और PM10। इसके अलावा जैसे कार्बोनेट मतलब गैस हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसें निकलती जो हानिकारक होती है। तो ये सल्फर क्या सल्फर के कंडीशन पेट्रोलियम में होता है क्या? इस संबंध में अच्छा, अभी जैसे वेनेजुएला से अपन कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेड डील की जो सर से आप बात कर रहे थे उसमें ये भी है, दबाव है भारत के ऊपर कि अब वो पेट्रोलियम कहाँ से खरीदेगा। वेनेजुएला से ऑफर दिया कि और वहाँ से सामान्यतः मीडिया में हम लोग पढ़ते हैं ये कि वेनेजुएला से जो पेट्रोलियम होता है वो लोअर कैटेगरी का होता है। उसकी क्या कारण है, उसको लोअर कैटेगरी का क्यों कहते हैं? और फिर कहते हैं कि भारत में ऐसा है कि वहाँ ये सफाई हो जाएगी उसकी। जैसा कि देखा जाए तो भारत जो विश्व में सबसे ज्यादा जो रिफाइनरी कैपेसिटी को लेके बैठा है, और जो वो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल वो हार्ड है, उसमें मतलब उसको ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत होती है। अभी अगर भारत देखे जो यूराल का जो क्रूड ऑयल आ रहा है रशिया से, वह भी उसी कैटेगरी का है, तो भारत वेनेजुएला के तेल को भी रिफाइन कर सकता है सर। भारत के पास कहाँ है इसकी कैपेसिटी, और सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा एलिमेंट है उसके अंदर पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में? जो इसका संयंत्र जामनगर में सर सबसे बड़ा, वो तो रिलायंस वालों का है। हाँ सर, वही कर सकते हैं इसको साफ। हाँ सर, इसका एलिमेंट का नहीं पता सर। सल्फर है ना सबसे ज्यादा, सल्फर की मात्रा इस वेनेजुएला में भी ज्यादा है, ठीक है सर। इसलिए वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, यही बात है। अपने ऐसे कौन कौन से लोक संत हुए राजस्थान में जो पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के हमेशा संदेश देते रहे समाज में? सर इसमें एक प्रमुख संत है जैसे कि जम्बेश्वर जी, जो कि विष्णु संप्रदाय के हैं, और इन्होंने 29 नियम दिए थे जिनमें पर्यावरण संरक्षण ठीक है, एक हो गए। इसके अलावा जैसे देवनारायण जी, इनको औषधि का देवता भी कहा जाता है। और सर अभी ये याद कर, ये याद आ रही है, ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, अपने जो लोकल बॉडीज है इसको सरकार कितने महीने, उनका कार्यकाल पूर्ण होने से कितने महीने पहले तक भंग कर सकती है? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पूरा कार्यकाल होता है। इस संबंध में सर अभी नहीं पता सर। आपको इसके बारे में पता नहीं? चुनाव होने वाले हैं, सर परिसीमन हुआ है? हाँ सर। तो बता सकते हो आप पंचायत समितियां कितनी नई बन रही है? अधिसूचना तो हो गई जा रही? हाँ सर, इनकी संख्या बढ़ा के अनुमान लगा रहा हूँ सर 14,000 से अधिक कर दी सर। वो तो ग्राम पंचायतें हुई है। अच्छा, पंचायत समिति मतलब 3 लेवल होते हैं ना हाँ इसमें। सर, ग्राम पंचायत। चलो जिला परिषद बता दो कितने हो गए? जिला परिषद सर अभी 41 हो गए। ये सर 41 जिले तो 41 जिला परिषद 41 हो गई है सर। अच्छा, माणिकलाल वर्मा के बारे में बताओ। देखो सर माणिक्यलाल वर्मा, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था और ये राजस्थान के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और समाज सुधारक थे। इनके द्वारा राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व किया गया था। इसका अतिरिक्त ये जो मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य भी रहे थे और मेवाड़ से संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, ओके। आपकी हॉबी भी है, इंटरेस्ट भी है जबरदस्त भारत के पड़ोसी देशों के साथ में। तो टोटल पड़ोसी अपने 8 मान लेते हैं सार्क के अनुसार, यही है ना? 8 है उसमें टोटल, भारत सहित 8 मान लेते। भारत को हटा देते 7 हो गए। मुझे आप बता सकते हो एक एक देश के साथ में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे रिलेशन को
बनाता भी है और मजबूत भी करता है हर कंट्री के साथ में। अगर मैं एक कॉमन रूप से बोलूँ तो ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, कभी ना कभी ये वो तो भौगोलिक रूप से मैंने कहा एक एक क्या क्या मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो रिलेशन होते हैं उसको खूब सारे आधार होते हैं, यस सर। आर्थिक आधार भी होते हैं, कई सारे होते हैं, मैं बोलूंगा तो उत्तर ही आ जाएगा। तो सर मतलब को एक मतलब उनके संबंध बारे में बताना है देशों के साथ, तो अगर हम- हाँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भूटान के साथ रिलेशन का क्या आधार है, अगर मैं पूछूं श्रीलंका के साथ में क्या आधार है, हर एक के साथ में रिलेशन है। तो सर जैसे अगर पाकिस्तान से मैं शुरू करूँ तो सर उनके साथ संबंध से ज़्यादा विवाद है, एक तो टेररिज्म वाला मुद्दा है, लेकिन हालांकि अगर पाकिस्तान अगर सही रहता तो ये हमारे लिए गेटवे बनता सेंट्रल एशिया के लिए। चलिए अफगानिस्तान बताओ। अफगानिस्तान सर ये हमें एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है मिडिल एशिया के अंदर। गुड, वेरी गुड। और अगर हम जैसे नेपाल की बात करें तो ये हमारा कहते हैं ना रोटी उसमें कोई बंदरगाह वगैरह भी है क्या अफगानिस्तान, सॉरी बंदरगाह क्या, हवाई अड्डा भी है क्या जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान से, अभी याद नहीं जिसको लेकर के काफी बड़े बड़े बगराम कंट्रीज। एयर बेस सर। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। सर इसके अलावा जैसे अगर नेपाल से बात करें तो सर रोटी बेटी का रिश्ता है। विवाद यहाँ पे है कि वहाँ पे सांस्कृतिक संबंध है उसका। सांस्कृतिक संबंध है, विवाद ये यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार है और चीन का प्रभाव है। चीन के साथ बात करें तो हमारा अगर व्यापार जो हम कह रहे हैं 21वीं सदी से एशिया की, उसमें चाइना और इंडिया एशिया का नेतृत्व क्या करेगा। आप मुझे बता सकते हैं चीन और भारत के बीच के जो संबंध है वो स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहे, विवाद भी स्पष्ट नहीं हो रहा है और संबंध भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्या कारण है? सर अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्य कारण ये दोनों अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाना चाह रहे हैं और अपने एक तरह से कहते हैं ना अपने कार्ड नहीं खोलना चाह रहे, ताकि एक तरह से स्थिति क्लियर हो जाए, जो वैश्विक रुझान है उसके अनुसार अपने संबंधों को तय करें। अगर हम देखें कि जब तक हमारे अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर नहीं हुआ था उससे पहले हमारे संबंधों में खटास थी, लेकिन जैसे ही ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई तो भारत और चाइना ने हमारे रिश्तों को स्ट्रेटेजिकली बहुत ड्रामेटिक रूप से सुधारा। जैसे ठीक है, बांग्लादेश पे आ जाओ। सर बांग्लादेश देखे तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा हमारे वहाँ पे एक संबंध भी ऐतिहासिक जो हमने बांग्लादेश की आज़ादी में निभाया था। और नहीं, वो चीज तो है, हमें बांग्लादेश की इम्पोर्टेंस किस किस तरीके से मिलती है? एक तो एक लोकेशन देता है जो हमें नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। नहीं, वो तो हमारा है सर, वो तो रास्ता तो है, सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, लेकिन सर एक अपना ही है वो तो। सर वो तो अपना ही है, लेकिन सर जैसे कि बीच में से एक रेलवे लाइन गुजारी गई थी जो कि यहाँ से रास्ता दे। इसके अलावा जो चट्टोग्राम मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश का, Good. वो नॉर्थ ईस्ट को अपन को एक वहाँ से बहुत जो सामान के परिवहन का मौका देता है सर। ठीक बात सर। ये आप बता रहे थे कि माणिक्यलाल वर्मा जी ने समाज सुधार भी किए, कौन कौन से समाज सुधार सर, किए? से अगर देखा जाए तो इन्होंने मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए सुधार करा था। इनके द्वारा एक खंडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी, जो मैं मुख्य रूप से जो क्या आपको लगता है राजस्थान में जो समाज सुधार की गति थी वो थोड़ी धीमी थी? हम देखते हैं आज तक जो आज के 200 साल पहले परंपराएं थी वो आज तक चल रही हैं, यानी समाज सुधार पे उतने गंभीर काम नहीं हुए। कुछ हद तक इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि अच्छा, अगर ये बात सहमत है तो आप बताइए इसके कारण क्या है, क्यों समाज सुधार धीमा रहा? धीमा रहा। यहाँ पे एक तो सबसे पहले संचार की बात है कि एक जगह समाज सुधार हो रहा है, यहाँ वहाँ पे कई जगह नवाचार किया जा रहा है, तो दूसरी जगह तक वहाँ पे उनको सूचना नहीं मिल रही थी। पहला कारण तो ये था। दूसरा ये था कि एक समाज सुधार को क्षेत्र विशेष में ही रह गए थे। जैसे कि अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे जैसे विष्णु संप्रदाय वाले पर्यावरण वाला हो गया, या फिर शारदा एक्ट की बात करें तो वो अजमेर में सीमित रह गया था, आगे क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया। अलग अलग रियासत थी तो वहाँ पे एक रहती थी समस्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का जो हमने संशोधन किया है वो किस विधि आयोग की विशेषता पे किया है? इस संबंध में जानकारी नहीं है। कोई एक विधि आयोग के अध्यक्ष बता दीजिए। अच्छा, क्यों जरूरत होती है विधि आयोग की? सर ये समय समय पे इसका गठन किया जाता है ताकि जो हमारे जो कानून है इनको सरलीकृत किया जाए तथा जो जनमानस है आम जनता उनके ऊपर केंद्रित किया जाए, इस उद्देश्य से। ठीक, लॉर्ड मैकाले कौन थे? सर लॉर्ड मैकाले सर ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे और भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उनके जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की गई थी सर, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति इन्हीं की देन है सर। ठीक है, रेफरेंडम क्या होता है? सर ये लोकतंत्र के कुछ अंग होते हैं, उसमें से एक प्रमुख ये होता है। इसके अनुसार जो जनता जनमत संग्रह करती है उसके माध्यम से निर्णय लेती है, और ये निर्णय सरकार द्वारा माने भी जा सकते हैं और नहीं भी माने जाते हैं। क्या डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है इसमें कोई टेक्निकल एरर है क्या? हम जनरली डेमोक्रेसी को कहते हैं कि जनता का शासन है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि निर्वाचित तानाशाही में बदल जाता है। सर यहाँ पे एक विचारक को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि इससे अच्छा कोई अभी तक खोजा नहीं गया है।
तो सर डेमोक्रेसी में जरूर कुछ फ्लॉ है, लेकिन अगर वर्तमान देखा जाए तो डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन पद्धति है अन्य की तुलना में। और ऐसा कहा भी जाता है कि अच्छे से अच्छे राजतंत्र से बुरा लोकतंत्र अच्छा होता अच्छे से अच्छे राजतंत्र से बुरा है। लोकतंत्र लोकतंत्र अच्छा होता है। ठीक है। भारत के साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी बन नहीं पाई। आप ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस बताइए, सोशल, जिन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी को बचाए रखा। जैसे सर एक मैं याद कर पा रहा हूँ, जैसे कॉमन कॉज है। इसके अलावा सर एक याद कर रहा हूँ, कॉमन कॉज। ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव करवाने के अलावा क्या क्या काम करता है? चुनाव आयोग द्वारा सर समय समय पर जो वोटर लिस्ट होती है उसका अपग्रेडेशन किया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो ये जो राजनीतिक पार्टी होती है इनका पंजीयन किया जाता है, इनको राष्ट्रीय दल और राज्य दल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। आपका एसआईआर में नाम आ गया? यस सर। कैसे मालूम किया? सर जैसे कि मेरे फादर का 2003 की एसआईआर सूची में नाम था, तो उनके थ्रू मेरा वेरीफाई हो गया था। आपने वेरीफाई कहाँ से किया कि आपका एसआईआर में नाम आ गया? जैसे कि 2003 की वोटर लिस्ट आई थी ठीक है। और बीएलओ जो बीएलए महोदय पधारे थे उन्होंने मेरे को बताया था कि आपके फादर का नाम है और उसको उस एसआईआर फॉर्म में मेंशन करना था, तो उसके द्वारा मैं वेरीफाई हो गया था। अच्छा, आपने किसी साइट पे जाके कंफर्म नहीं किया? साइट पे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सर हमारे पास जो बीएलओ सर आए थे उन्होंने हमें डायरेक्टली बता कंफर्म दिया कर दिया था। था। हाँ सर, बाकी सर इसके लिए एक साइट बनी अगर वो है लापरवाह निकले तो? सर, तो सर मैं मेरे अधिकारों का प्रयोग करूंगा, जैसे कि ECI-government.in की साइट है। चलिए आप बताइए, भारत पाकिस्तान और भारत और चीन, इनके रिलेशन में नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या क्या रोल है? आप पहले नॉन स्टेट एक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उनका रोल बताइए। भारत और पहले भारत पाकिस्तान, फिर भारत और चीन। चाइना। अगर भारत पाकिस्तान में देखें तो वहाँ के पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी समूह है वो नॉन स्टेट वो एक्टर है। भारत में भी है सर कट्टरपंथी कुछ है सर। और इसके अलावा वहाँ की जो सेना है, जैसे राजनीतिक जो सरकार है इसके अतिरिक्त सेना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहाँ पे लोकतंत्र ऑटोक्रेसी की तरह व्यवहार करता है कि वहाँ पे सेना के पास ज़्यादा कंट्रोल है। और चाइना और इंडिया की बात करें तो सर इसमें नॉन एक्टर जैसे एनजीओ होते हैं कि पॉलिसी को पैरालाइज करने की कोशिश करते हैं चाइना द्वारा। मेरा पूछना ये था कि कोई भी दो देशों के संबंध जो हैं सर वो भावनात्मक ज्यादा होते हैं या उनके पीछे कोई आर्थिक तत्व होता है? निश्चित रूप से आर्थिक तत्व होता है। ज्यादा बड़ा कौन सा होता है? ज़्यादा बड़ा तो सर मैं आर्थिक तत्व ज़्यादा मानता हूँ। आर्थिक तत्व। भावनात्मक तो केवल फेस है। भावनात्मक सर फेस होता है, एक पुराना कोई रिश्ता चला आ रहा है। जैसे अगर नेपाल और भारत की बात करें तो भावनात्मक रूप से ये रिश्ता ज़्यादा मजबूत है। लोग मतलब पीपल टू पीपल कनेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर। गवर्नमेंट कोई सी भी आए लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्शन मेंटेन अभी रहा हुआ है। ठीक है। एक ऐसी बात बताइए जो इस बात का संकेत हो कि भारत और पाकिस्तान में सहयोग भी संभव है। सर जैसे हम देखें एक सार्क एक समूह था जिसमें भारत पाकिस्तान सहयोगी थे। इसके मतलब हम इसको कहना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे भारत और पाकिस्तान के हित समान है उस मुद्दे पर। सर जैसे ट्रेड का जब भी मुद्दा आता है WTO में तो सर ये जो कहता है विकसित और विकासशील राष्ट्रों की पैरवी करते हैं भारत पाकिस्तान। कहाँ भारत और पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं आप ट्रेड में? भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। नहीं सर, निश्चित रूप से भारत अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। लेकिन जब कोई विकासशील देशों के मुद्दे आते हैं तो चाइना भी, इंडिया भी और पाकिस्तान सेम पार्टी के रूप में होते हैं क्योंकि एक बड़े ग्रुप के बात आती है। सर आपकी पिछले इंटरव्यू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, तभी आपकी रैंक आई है सर। ठीक है, कोई दो सवाल याद कीजिए जो आप पूछे गए हो पिछले इंटरव्यू में। सर एक सवाल पूछा गया था कि जो इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसमें जीता कौन? पहला सवाल तो ये था। और दूसरा सवाल ये मेरे से ये पूछा गया था कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये तो सर अभी हमारे फोक म्यूजिक हैं और ये फोक आर्टिस्ट हैं, फोक वाद्य यंत्र हैं, ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? सर अभी पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे जिनमें से जो 3 लोगों को दिए गए उनमें से 2 इनसे जुड़े हुए, जैसे गफरुद्दीन जी मेवाती, इनको भपंग के लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त तगाराम भील जी, इनको अलगोजा के लिए दिया गया जो कि हमारा राज्य यंत्र है, मतलब वाद्य यंत्र है। और एक ब्रह्मदेव जी महाराज है जो गंगानगर के हैं, उनको अध्यात्म के लिए दिया गया। और कौन कौन से लोग वाद्य यंत्र हैं जो लोकगीतों में ज़्यादा उपयोग के लिए जाते सर जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ कि चंग है, ढोल है। इसके अतिरिक्त याद कर, हमारे लोकगीत समसामयिक भी होते हैं, जैसे इस समय होली के आसपास का माहौल है। हाँ सर। तो कौन से लोकगीत और लोक नृत्य इस समय का उनका समय है? ये सोचने का समय चाहूँगा सर मैं। शेखावाटी एरिया में खास तौर से मनाया सर। जाता है होली पे। हाँ सर,
सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलो, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।